नमस्कार। जी राजस्थान की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। देश में लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं और कई बार जल्दी भी हो जाते हैं, लेकिन कई चुनाव कई लोकसभा सीटों के लिए इतिहास बन जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव हारना या फिर कहें कि स्मृति ईरानी का यह चुनाव जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं था और शायद गांधी परिवार के लिए 1977 में रायबरेली से इंदिरा गांधी की हार के बाद यह दूसरा बड़ा झटका था। ऐसे में गांव देहात में बैठा आम आदमी क्या सोचता है कि राहुल गांधी कैसे हार गए होंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि किस्सा सियासी आम आदमी की भाषा में आम आदमी के लिए है, बौद्धिक शिखर पर बैठे लोगों के लिए नहीं है। तो आज किस्सा सियासी में 2014 से 2019 के बीच अमेठी में हुए उन सियासी घटनाक्रमों के बारे में बात करेंगे जिससे बीजेपी अमेठी में जीतने में कामयाब रही। 22 मार्च 2014 जब स्मृति ईरानी को पहली बार अमेठी से कैंडिडेट बनाया गया, उस वक्त के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रात के समय फोन किया और कहा कि हम आपको अमेठी से कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि पार्टी का मुझे आदेश मान्य है, लेकिन एक बार मुझे परिवार से बात करने दीजिए। स्मृति ईरानी तो उस वक्त दिल्ली में ही थी, लेकिन पति जुबिन ईरानी मुंबई में थे। फोन कर पूरी बात बताई और परिवार ने हामी भर दी। राजनाथ सिंह का फोन करीब 11:30 बजे आया और करीब रात 12 बजे के बाद में स्मृति ईरानी चुनावी तैयारियों में लग गई। खैर, स्मृति ईरानी ने अपने हिसाब से इन चुनावों को लड़ा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का इतना साथ नहीं मिला। बड़े नेताओं की रैलियां नहीं हुई। शायद बीजेपी नेतृत्व को भी यही लग रहा था कि अमेठी में होनी तो हार ही हैं, फिर क्यों वक्त गंवाया जाए। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन 5 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की अमेठी में रैली होती है। यह भी पहले से तय नहीं थी। दरअसल मनोहर पार्रिकर प्रचार के लिए अमेठी गए। स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर जो गोवा के सीएम भी रहे और देश के रक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने जब अमेठी के हालातों को समझा, अमेठी में काम कर रहे गोवा के पार्टी वर्करों से बातचीत की, तब उनको यह एहसास हुआ कि स्मृति ईरानी मेहनत तो अच्छी कर रही हैं, लेकिन अकेली पड़ रही हैं। अगर सेंट्रल लीडरशिप का साथ मिले तो उलटफेर हो भी सकता है। उसके बाद मनोहर पार्रिकर दिल्ली आए। दिल्ली आकर मोदी से बात की। मोदी ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह से बात की और रैली आयोजित करवाने को कहा, जिसके बाद चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 5 मई 2014 को पीएम मोदी की जो उस वक्त के पीएम पद के कैंडिडेट थे, उनकी अमेठी में रैली होती है। एक और बात, यूपी में बाहुबलियों की सियासत हमेशा हावी रही है। यहां बाहर से किसी का आकर टिकना इतना आसान नहीं होता है। मतलब जो विरोधी कैंडिडेट है उसको और उसके कार्यकर्ताओं को इतना डराया जाए कि वो खुद ही प्रचार करने कम कर दे या प्रचार करना बंद कर दे। एक रोज शाम के समय चुनाव प्रचार के बीच ही स्मृति ईरानी एक जगह रुकी, लोगों से बात कर रही थी और भीड़ में उन्हें घेर रखा था। इसी बीच एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि तुम अमेठी चुनाव लड़ने तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारे साथ कब क्या हो जाएगा तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। कब एक गोली आएगी और सिर पार करके चली जाएगी। स्मृति ईरानी कुछ समझती, कुछ प्रतिक्रिया देती, कुछ रिएक्शन देती, उससे पहले ही वो व्यक्ति भीड़ के बीच से कहीं निकल गया। लेकिन रोचक तो यह था कि स्मृति ईरानी ने इस मैटर को हैंडल कैसे किया। वो जानती थी कि अगर ये बात कार्यकर्ताओं को पता चल जाए तो उनमें भी डर बैठ जाएगा, फिर वो भी गांव देहात में रात के वक्त दूर दराज के इलाकों में जाने से डरेंगे। इसलिए स्मृति ईरानी ने उस वक्त ये बात अपने कार्यकर्ताओं या पार्टी नेताओं को भी नहीं बताई। न मीडिया के सामने इसको लेकर के कोई बयान दिया और न ही पुलिस में शिकायत की, लेकिन हाँ, अपने पति से ये बात जरूर शेयर की। वैसे तो स्मृति ईरानी और पति जुबिन ईरानी के बीच में यह सहमति थी कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जुबिन के लिए यह राजनीति से ज्यादा परिवार का मामला था। जुबिन ईरानी ने तुरंत मुंबई के डॉक्टरों से संपर्क करना शुरू किया और यह समझना शुरू किया कि अगर ऐसी घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे निपटना चाहिए, इलाज कहां सही रहेगा, कैसे होगा। किसी ने उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल का सुझाव दिया। स्मृति के मना करने के बावजूद जुबिन ने अपनी गाड़ी और एक ड्राइवर उस वक्त स्मृति के साथ अमेठी में रखा और यहां तक प्लान तैयार कर लिया कि अगर ऐसी घटना वाकई में हो जाती है तो सबसे पहले जुबिन को कौन फोन करेगा, इसके बाद आगे का प्लान क्या होगा, किस रूट से जल्दी उन्हें लखनऊ लाया जाएगा और फिर कैसे हवाई रास्ते से लखनऊ से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल पहुंचाया जाएगा। पूरा प्लान तैयार करके रखा गया। हालांकि इस प्लान के बारे में स्मृति ईरानी को भी बताया नहीं गया था।
यूपी में चुनावों में पैसे बांटने का खेल बड़े स्तर पर चलता था। बीजेपी के लिए इसे रोकना बड़ी चुनौती थी। 2014 में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले रात के करीब 12 बजे स्मृति ईरानी बाल मुकुंद जी के साथ मीटिंग कर रही थी। दिन भर के काम की समीक्षा और अगले दिन की प्लानिंग। कुछ कार्यकर्ता भागते हुए आए और बोले सुकुल बाजार के पास एक गांव में पैसे बांटे जा रहे हैं। स्मृति ने तुरंत फैसला लिया कि वो भी उस गांव में जाएगी। तुरंत सहयोगी धर्मेंद्र को गाड़ी निकालने को कहा। बाल मुकुंद जी ने उसे अकेला जाने से मना भी किया, लेकिन वो मानी नहीं। अकेली ही ड्राइवर को लेकर निकल पड़ी। 3 बाइक पर कुछ कार्यकर्ता भी लाठियां लेकर पीछे पीछे निकल पड़े। बाल मुकुंद जी ने तुरंत स्मृति के पति को फोन किया कि रात का समय है और अकेली निकल गई हैं, उसे रोको किसी भी तरह से। पति जुबिन ने भी यही कहा कि वो मेरे कहने पर भी नहीं रुकने वाली हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2014 में पैसों के इस खेल पर रोक लगाने में बीजेपी कामयाब हुई थी, लेकिन स्मृति ईरानी का इस तरह से चुनौतियों से लड़ने के एटीट्यूड से कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता था। हालांकि किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में हम इस पर विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे कि बीजेपी और संघ ने हर बूथ, हर गांव तक कैसे पैसों के खेल पर रोक लगाने के लिए रणनीति तैयार की। इसके अलावा 2014 के चुनाव में मनोहर पर्रिकर ज्यादातर समय अमेठी में ही रुके थे। स्मृति ईरानी ने मनोहर पर्रिकर को कहकर गोवा से बीजेपी संगठन मंत्री सतीश ठोंड को अमेठी बुलवाया और सतीश ठोंड को उन सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी जो गोवा से अमेठी आए हुए थे। सतीश ने गोवा से आए कार्यकर्ताओं को जगदीशपुर और तिलोई के काम पर लगाया। इसके अलावा हरियाणा से बीजेपी के नेता सुभाष बराला को गोरीगंज का इंचार्ज बनाया गया। आरएसएस से जुड़े बाल मुकुंद को अमेठी विधानसभा क्षेत्र वाले एरिया का जिम्मा दिया गया। गोवा से आए सतीश को विरोधियों के निशाने पर भी आ गए थे। दरअसल सतीश ने अमेठी आने के बाद संगठन के हिसाब से अमेठी लोकसभा क्षेत्र की एक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन एक दिन चंद्रमौली नाम का कार्यकर्ता वो रिपोर्ट लेकर भाग गया। डबल नुकसान, एक तो मेहनत पर पानी फिर गया, दूसरा ये रिपोर्ट विरोधियों के हाथ में लग गई। खैर, इस तरह से 2014 का चुनाव स्मृति ईरानी के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। चुनाव परिणामों में हार का सामना करना पड़ा जो पहले से तय थी, लेकिन हार के अंतर को काफी कम करने में वो कामयाब जरूर रही। उसके बाद 2019 तक 5 साल तक स्मृति ईरानी ने कैसे अमेठी में जमीन मजबूत की, संघ ने 5 साल तक अमेठी में कैसे काम किया, 2019 के चुनाव में संघ ने क्या रणनीति बनाई, स्मृति की 2019 की जीत में यूपी के 2017 के चुनावों के परिणाम का क्या रोल था, इन तमाम सवालों का जवाब किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में। अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।